गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेस आपकी होती है। तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल आपकी प्रोसेस होती है उनमें से एक प्रोसेस को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो भी प्रोसेस है, देखिए अभी जो भी प्रोसेस आपकी यहाँ पर आपकी जब क्रिएट होती है तो वो कौन से स्टेट में होती है? न्यू स्टेट। और न्यू स्टेट में जब भी कोई प्रोसेस की बात होती है तो वो कौन सी मेमोरी में होती है? सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है। ठीक है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आपकी कोई प्रोसेस अवेलेबल हो सकती है जब भी वो प्रोसेस क्रिएट होती है। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस क्रिएट होने के बाद तो हम कहते हैं कि जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है तो प्रोसेस क्रिएट होने के बाद ठीक है यहाँ पे उस प्रोसेस को अलोकेट किया जाता है, हम कहते हैं कि एडमिट किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस आपकी एडमिटेड होती है और प्रोसेस आपकी कौन सी स्टेट में होती है? रेडी स्टेट। अब देखो समझो कि यहाँ पे जो रेडी स्टेट होती है इस रेडी स्टेट में हम कहते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि जो भी रेडी स्टेट है तो यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस आती है उन्हें क्यू में मेंटेन करके रखा जाता है और उसे हम कौन सी क्यू कहते हैं? रेडी क्यू कहते हैं। ठीक है, अब रेडी क्यू आपकी यहाँ पे है जिसमें इन नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल होती है, एक से ज्यादा प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में अवेलेबल होती है। अब हमारे एग्जाम में देखो जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है शेड्यूलिंग में, हमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिसे हम प्रोसेस टाइम कहते हैं। देखिए आज की क्लास में सबसे पहले हमें प्रोसेस टाइम को समझना है। देखिए कोई भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका यहाँ पर आता है जिसे हम एटी कहते हैं। और एटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आपका अराइवल टाइम कहलाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो समय आपको यहाँ पता होना चाहिए उसे एटी अराइवल टाइम कहते हैं। अराइवल टाइम का मतलब होता है कि प्रोसेस रेडी क्यू में कब आई। भाई हम कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जैसे एक कोई प्रोसेस है, जैसे हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस जीरो पर आई और कोई प्रोसेस जैसे पी जीरो प्रोसेस है, ऐसे हम कहते हैं कि कोई P1 प्रोसेस है, कोई P2 प्रोसेस है, कोई आपकी P3 प्रोसेस है, कोई P4 प्रोसेस है, P5 प्रोसेस है। ये नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हो सकता है इसका अराइवल टाइम 1 हो, इसका 2 हो, इसका अराइवल टाइम 3 हो, इसका अराइवल टाइम 4 हो, इसका अराइवल टाइम 5 हो। ठीक है, ये अराइवल टाइम आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस का अराइवल टाइम, देखो याद रखना कि प्रोसेस रेडी क्यू में जिस समय आती है वो समय प्रोसेस का कौन सा समय कहलाता है? अराइवल टाइम। ठीक है, और ये याद रखना है कि कोई भी प्रोसेस अगर नहीं आई, मतलब यहाँ पे ऐसे एक चीज समझना कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिखा कि P0 प्रोसेस का अराइवल टाइम 2 है, P1 का अराइवल टाइम 3 है, P3 का अराइवल टाइम 4 है, P4 का अराइवल टाइम 5 है, ऐसा समझो। तो यहाँ पर ऐसा आपके आगे आएगा। अब जैसे आपकी किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 2 तक आपका सीपीयू क्या है? आइडियल है। उस समय सीपीयू के पास में कोई भी प्रोसेस नहीं है। भाई जैसे समझो कि मान लीजिए इस क्लास की बात करें, जैसे आपका जैसे इंस्टीट्यूट हमारा स्टार्ट जैसे हम कहते हैं 7 AM में, तो अगर आपकी क्लास 7 बजे से लग रही है तो 7 बजे शेड्यूल है। अगर आपकी क्लास 9 बजे से लगती है तो 7 से 9 का जो समय है वो इस क्लास का कौन सा टाइम कहलाएगा? आइडियल टाइम। उस समय सीपीयू कोई काम नहीं करेगा। भाई जब कोई क्लास नहीं है तो उस क्लास में कोई टीचर भी नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आती है वो समय उसका कौन सा समय कहलाता है? अराइवल टाइम कहलाता है। तो लिखो सबसे पहले अराइवल टाइम।
हेडिंग डालिए प्रोसेस टाइम और उसमें सबसे पहला लिखिए अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, इसमें लिखिए वह समय, वह समय जब, जब जब एक प्रोसेस, जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में, एक प्रोसेस रेडी स्टेट में पहुंचती है, एक प्रोसेस रेडी स्टेट में पहुंचती है, तो इसे, तो इसे प्रोसेस का, तो इसे प्रोसेस का, प्रोसेस का अराइवल टाइम कहा जाता है। तो इसे प्रोसेस का अराइवल टाइम कहा जाता है। तो ये आपका अराइवल टाइम कह सकते हैं, या फिर कई बार हम कह सकते हैं कि इसको, ठीक है, हम कौन सा समय भी कह सकते हैं, सबमिशन, ठीक है, आपका टाइम भी कहा जा सकता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में कब आई, तो वह समय जो होता है वो समय कौन सा कहलाता है, अराइवल टाइम कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो समय आपको ध्यान रखना है जिसे हम कौन सा समय कहेंगे, अराइवल टाइम। तो आगे हम जब शेड्यूलिंग करेंगे तो उस समय ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई प्रोसेस अगर नहीं आई है तो उसकी शेड्यूलिंग भी नहीं होगी। ठीक है, पहले उसे रेडी स्टेट में आना ही पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, इसके बाद में देखो सेकंड जो टाइम होता है जिसे हम कहते हैं बीटी, और बीटी का मतलब होता है जो कि कौन सा टाइम कहलाता है, बस टाइम होता है। तो ये सेकंड जो आपको टाइम याद रखना है जिसे हम बस टाइम कहते हैं। अब देखिए हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक समय होता है, कि हम कहते हैं कि कोई भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपके कंप्लीट करने का समय होता है, कि मान लीजिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना समय चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका अराइवल टाइम कह दिया, ऐसे हर प्रोसेस का बस टाइम हो सकता है 4 5 3 2, ऐसे कोई भी हो सकता है। कि हम कहते हैं कि प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना समय चाहिए, वो समय कौन सा कहलाता है, बस टाइम। भाई जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आई वो समय कौन सा समय, अराइवल टाइम। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना समय चाहिए वो समय कौन सा होगा, बस टाइम। तो लिखो बस टाइम में, लिखो बस टाइम में, लिखो एक प्रोसेस को, एक प्रोसेस को एक प्रोसेस को निष्पादन करने के लिए, एग्जीक्यूशन, निष्पादन करने के लिए, निष्पादन करने के लिए आवश्यक समय, निष्पादन करने के लिए आवश्यक समय, आवश्यक समय बर्स्ट टाइम कहलाता है। आवश्यक समय बर्स्ट टाइम कहलाता है। ठीक है, हर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का एक समय होता है। ठीक है, प्रोसेस कहती है कि मुझे एग्जीक्यूशन, अपनी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए मुझे इतने समय की जरूरत होती है। तो ये समय जो होता है वो कौन सा समय कहलाता है, बस टाइम। लेकिन यहाँ पर आपके अगला जो आपका पार्ट आता है जिसे सीटी कहते हैं। सीटी का मतलब होता है जिसे हम कौन सा टाइम कहेंगे, कंप्लीटेशन टाइम कहेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट जो आपको समय ध्यान रखना है जिसे कंप्लीटेशन टाइम। लेकिन एक्चुअल में आपने कहा कि भाई सब मुझे किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में इतना समय चाहिए, लेकिन वास्तव में प्रोसेस कब कंप्लीट हुई? ठीक है, जब वो कंप्लीट होती है वो समय कौन सा टाइम कहलाएगा? कंप्लीटेशन टाइम। भाई जैसे हम समझो एक पेशेंट डॉक्टर के पास में गया, वो कहता है कि डॉक्टर को दिखाने में मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, लेकिन वो आपका उस 1 मिनट में वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो जब पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने इंतजार भी किया और इंतजार करने के बाद उसका समय आया। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस P0 है, इसका अराइवल 0 है, P1 है, इसका अराइवल 1 है, इसका P2 है, अराइवल आपका 2 है, इसका बस टाइम 5 है, इसका 4 है और इसका क्या है 3 है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो एक क्राइटेरिया हमने ले लिया। ठीक है, हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आगे पढ़ेंगे, हमने क्राइटेरिया लिया है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो देखो समझो, सबसे पहले जीरो, जीरो पे आप यहाँ पे क्राइटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट सर्व कम, इसका मतलब हम क्या देखेंगे? अराइवल टाइम, जो पहले आएगा वो पहले किसके पास जाएगा? CPU के पास। तो जीरो पे देखो, सबसे पहले जीरो पे कौन आया? कौन जीरो आया? P0। ठीक है, अब ये जो मोड होता है वो कैसा मोड होता है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब अगर आपका P0 चला गया तो तब तक दूसरा नहीं आएगा जब तक P0 क्या नहीं हो जाता? कंप्लीट नहीं हो जाता। तो 0 से लेकर 5 तक केवल कौन चलेगा? P0। अब लेकिन 0 से 5 तक जब ये हो रहा था तो एक पे P1 आ गया, दो पे P2 आ गया, लेकिन इन दोनों में से पहले कौन आएगा? जो पहले से आएगा। तो पहले कौन जाया? पहले कौन है? आपका P1। P1 कितने पे? 4, 5 और 4 9। फिर कौन आया? P2। P2 को कितना? 3 और 12। अब देखो समझो, ठीक है, यहां पर अराइवल टाइम ये है और इसका बस टाइम क्या है? ये कि जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आई वो अराइवल टाइम। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एग्जीक्यूशन में कितना समय चाहिए वो इसका कौन सा समय? बस्ट है। लेकिन प्रोसेस कंप्लीट कब हुई? तो ये P0 कंप्लीट कितने पे हुई? 5 पर। P1 कंप्लीट कितने पे हुई? 9। और P2 कंप्लीट कितने हुई? 12। कि जब भी कोई प्रोसेस जब कंप्लीट होती है वो उसका कौन सा समय कहलाता है? कंप्लीटेशन टाइम कहलाता है। तो लिखो कंप्लीटेशन टाइम नेक्स्ट। वह समय, वह समय जब एक प्रोसेस, वह समय जब एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को, अपनी एग्जीक्यूशन को, अपने एग्जीक्यूशन को पूरा करती है, अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा करती है, तो इसे, तो इसे प्रोसेस का, तो इसे प्रोसेस का कंप्लीटेशन टाइम में कहा जाता है। तो इसे प्रोसेस का कंप्लीटेशन टाइम में कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसने कहा कि मुझे कंप्लीट होने के लिए इतना समय चाहिए, लेकिन उतना समय नहीं मिला। तो वो जो समय होता है उस समय को हम कहते हैं वास्तव में वो कंप्लीट कब हुआ? तो वो कंप्लीट जिस समय होता है वो समय कौन सा कहलाता है? कंप्लीटेशन टाइम कहलाता है। नेक्स्ट देखो। हाँ, डिसाइड, डिसाइड तो यहाँ पे हर प्रोसेस को कंप्लीट करने का समय होता है। ये तो अगर बात करें क्राइटेरिया की, प्रोसेस आपको यहाँ पे कोई भी प्रोसेस है वो निर्धारित, जैसे हम कहते हैं भाई, जैसे हम कहते हैं कि ऐसा समझो कि कोई भी व्यक्ति गोलगप्पे खाने जाता है, कैसे डिसाइड होगा कितने खिलाने हैं? पहले से प्री डिसाइड, हम कहते हैं 5 खिला देना, ये डिसाइडेड है।
वैसे ही हर प्रोसेस का पहले से टाइम कैलकुलेट किया जाता है। कौन कैलकुलेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि इस प्रोसेस को इसकी एग्जीक्यूशन के आधार पर कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। तो ये गिवन होता है। भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। भाई प्रैक्टिकली तो सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जरूरी थोड़ी है कि P1 को 5 ही लगेगा, हो सकता है 1 ही लगे, 2 लगे। ये तो हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए ये एक्चुअल में डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूलिंग क्या करता है? रेडी स्टेट से कौन कब और कितनी देर के लिए जाएगा, वो डिसाइड कौन करेगा? ओएस। ये सब ओएस की जिम्मेदारी है। ओएस रेस्पॉन्सिबल है ये सब चीजें करने। अगला जो समय आपका यहां पर होता है जिसे हमें ध्यान रखना है, TAT। TAT का मतलब यहां पर क्या होता है? टर्न अराउंड आपका क्या कहलाता है? टाइम। तो ये नेक्स्ट जो समय आपका यहां पर यूज होता है, तो ये उसे हम जनरली टर्न अराउंड टाइम के नाम से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। और जब भी टर्न अराउंड टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको याद रखना है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू CT माइनस आपकी का क्या होता है? AT। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि जो कंप्लीटेशन टाइम में होता है, तो ये उस कंप्लीटेशन टाइम से कौन सा समय आपको माइनस करना है? अराइवल टाइम। घुसदा फोन में, कर ले इंपॉर्टेंट। हम्म। ये सब पकड़े जाओगे तुम एक दिन है? अरे देखो समझो। नहीं समझिए। देखिए टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कंप्लीटेशन टाइम। हम कह सकते हैं कि आपका डिफरेंस, देखिए डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटेशन। देखिए डेफिनेशन आती है, याद रखना, कंप्लीटेशन टाइम एंड आपका कौन सा टाइम? अराइवल टाइम। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही यूज होगा। तो यहाँ पर को समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया तो कंप्लीटेशन टाइम ये था, तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है तो हम कहते हैं CT को माइनस किससे करना है? AT से। तो यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 12 में से 2 गया तो 10। ये इसका क्या है? टर्न अराउंड है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर कभी भी प्रश्न करते समय आपका नेगेटिव आ गया वही मतलब गलत था आपका। टाइम कभी भी नेगेटिव में होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, साथ में यहाँ पे अगर एक भी स्टेप में कहीं भी गलती हो गई तो आगे उत्तर गलत आना ही आना है। ठीक है, आपने यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है तो हमेशा याद रखना कि कंप्लीटेशन टाइम को माइनस किससे करना है? अराइवल टाइम। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करता है? आप लोगों से क्वेश्चन बनाता है, 2 सवाल बनाता है यहाँ से। एक एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का और एक एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने का। देखिए दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, वो कौन सा समय कैलकुलेट करने का? वेटिंग टाइम। देखिए आपने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया। देखिए दूसरा जो समय कैलकुलेट करने की जब भी बात हो, 2 समय सबसे ज्यादा कैलकुलेट करवाए जाते हैं। वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है आपको, WT कैलकुलेट करना है तो TAT। ठीक है, TAT माइनस आपका कौन सा टाइम? BT। तो ये याद रखना। तो ये हमें दूसरा जो समय, ये 2 आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। तो ये हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम एंड बस टाइम। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आपका कौन सा समय कहलाएगा? वेटिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि अभी आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो P0 ने कितना वेट किया? 5 माइनस 5 कितना वेट किया? 0। भाई वो 0 पे अराइवल होना था और 0 पे ही उसका नंबर आ गया, तो उसने वेट किया क्या? कुछ नहीं किया। ऐसे हम कहते हैं कि आपका 8 माइनस कितना? 4, कितना वेट करना पड़ा? ठीक है, सॉरी 9, अच्छा 8 माइनस 4 ही है ना। कितना वेट करना पड़ा? 4।
ऐसी अगर बात करें, हम कहते हैं 10 - 3 कितनी हुई? 7। ये यूनिट्स होती है, तो हम कहते हैं इतना वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये हम डिटेल में अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों के बनने हैं। कि एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना, ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने की यहां पर बात की जाती है। तो हमेशा क्या करना, अगर टर्न अराउंड टाइम गलत निकाला तो वेटिंग टाइम भी कैसा निकलेगा? गलत निकलेगा। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर एक और वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसे हम जनरली कौन सा टाइम भी कह सकते हैं? रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, इसमें एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी जिसे आपने पिछली क्लास में लिखा हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ठीक है, HRNN नाम से आपने एक एल्गोरिथम लिखी थी कल। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कि सीपीयू ने पहली बार प्रोसेस को रेस्पॉन्ड कब किया। कि हम कहते हैं पहली बार उसे रेस्पॉन्स कब दिया गया, वो समय जो होता है वो समय कौन सा कहलाता है? आपका रिजल्ट। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका कहा जाता है कि फर्स्ट रेस्पॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट रेस्पॉन्ड या फिर फर्स्ट रेस्पॉन्स गिवन टू द प्रोसेस बाय सीपीयू। तो हम कहते हैं कि सीपीयू द्वारा प्रोसेस को पहली बार जब रेस्पॉन्स दिया जाता है, वह समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। कि हम कहते हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्स उसे कब मिला। क्या हम कहते हैं कि वेटिंग फॉर सम टाइम, हम कहते हैं कि हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस, ठीक है, हम कहते हैं कि आपने जैसे मान लीजिए किसी प्रोसेस को शेड्यूल तो कर दिया, लेकिन शेड्यूलिंग करने के बाद में सीपीयू ने पहली बार उसे रेस्पॉन्स कब दिया, वो समय जो होता है वो कौन सा समय कहलाता है? रेस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये जो समय आपको निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, फर्स्ट रेस्पॉन्स एंड आपका कौन सा समय? अराइवल टाइम। ये बहुत रेयरली यूज होता है, मेनली यही 2 पॉइंट बार बार यूज होते हैं कि अराइवल होने के बाद में पहला रेस्पॉन्स जब मिलता है तो वो समय कौन सा रेस्पॉन्स माना जाता है? रेस्पॉन्स टाइम माना जाता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्स में ज्यादातर टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का बोलेगा, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने की बोल सकता है, तो ऐसा पूछा जा सकता है। किसका? प्रोसेस का होता है। ठीक, मतलब यहाँ पे वेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी कोई भी प्रोसेस, जैसे मान लो कि अराइव तो हो गए, अराइव होने के बाद, ठीक है, वो कंप्लीट जब आपकी स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन होती है तो उसमें कितनी देर उसे क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। वो समय जो, जैसे हम कहते हैं कि भाई 0 पे 2 प्रोसेस आ गई, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही जा सकती है, दूसरी नहीं जाएगी, तो दूसरी को P1 का बस टाइम कितना है? 3। तो उसका अगला जो नंबर आएगा वो कितने के बाद आएगा? 3 के बाद। तो जितनी देर उसने वेट किया वो समय कौन सा कहलाता है? वेटिंग टाइम। प्रोसेस तो सब रेडी स्टेट में तो वेट करेगी। कौन सी? हाँ, आईओ। आईओ से क्या डायरेक्ट रेडी स्टेट में जा सकती है? रनिंग के बाद में आपने कहा आईओ में आ गई, ठीक है।
आप आईओ से डायरेक्ट रेडी में डायरेक्ट रनिंग में जा सकती है क्या? तो बस तो कौन सा कंपटीशन? भाई आप ऐसे समझो कि रेडी स्टेट से प्रोसेस आपकी यहाँ पर आपकी रनिंग में आ गई। रनिंग से अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट आ गई तो यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन के लिए आना कहाँ पड़ेगा? रेडी स्टेट में ही। अब यहाँ पर अगर इनपुट आउटपुट में या इसमें है तो वो कहाँ पर वेट कर रही है? रैम में। रैम का मतलब कौन से स्टेट में है? रेडी स्टेट में ही। कि वेट, हमेशा वेट का मतलब क्या है? किसका वेट कर रहे हो? सीपीयू का वेट कर रहे हो। तो सीपीयू के वेटिंग की समय की बात करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या होगा? बस टाइम होगा। भाई हम कहते हैं ना, भाई सीधी सी कहानी कि भाई आपको अगर बात करिए, आपने कहा कि साहब मुझे 1 घंटे का काम था, लेकिन आप सुबह 7 बजे गए और शाम को 7 बजे आए, काम तो 1 ही घंटे का था। बोला कि बाकी टाइम क्या किया? वेट किया। तो ये हमें ध्यान रखना है। हो गया नोट? ये दोनों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन बनता है। अब देखो समझो, अगला जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, अब हम अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं जिसे क्या कहते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग। देखिए अब यहाँ पे जो मेन जो कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग की यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, हम जब भी सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करें तो सीपीयू शेड्यूलिंग होती कहाँ है? ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग की जब भी बात करें तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि पहली चीज आपके पूछा जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग कहां होती है, वेयर। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सीपीयू शेड्यूलिंग की बात की जाए तो सीपीयू शेड्यूलिंग हमेशा परफॉर्म की जाती है आपके कौन से स्टेट पे की जाती है? कौन से स्टेट पे? रेडी स्टेट। ठीक है, किसी भी प्रोसेस की जो शेड्यूलिंग होगी वो आपके हमेशा कौन सी स्टेट में की जाएगी? रेडी स्टेट में ही की जाएगी। अब बोलेगे साहब कौन करेगा? ठीक है, हम कहे अगला जो पॉइंट आपसे पूछा जाए, हु। ठीक है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीपीयू आपकी शेड्यूलिंग? बताओ कौन? अरे सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एस टी एस। एस टी एस का मतलब, इसीलिए मैं बार बार बताता हूं, कभी का तो याद रहे तुम्हें। ठीक है, या फिर इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? सीपीयू शेड्यूलर। भाई हम कहते हैं ना, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने वाला कौन जिम्मेदार है? एसटीएस। ठीक है भाई, एग्जीक्यूशन तभी तो शुरू होगा जब आपकी स्टेट चेंज होगी। तो रेडी से रनिंग में लाने वाला जो शेड्यूलर होता है वो कौन सा शेड्यूलर होता है? तो अब लेकिन कब? अब हम बात करते हैं कब। देखिए कब आप यहां पे लाओगे? भाई हम कहते हैं कि भाई आपने ये तो कह दिया कि भाई आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग जो परफॉर्म होती है वो हमेशा कौन से स्टेट में होगी? रेडी स्टेट में। ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने वाला जिम्मेदार कौन है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो हम कह रहे हैं कि कब कब हमें इन सभी प्रोसेस को यहां पर आपकी रेडी से रनिंग में लाने के लिए जरूरत होती है। तो अलग अलग देखो आपके क्राइटेरिया है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि कब हमें यहां पे जरूरत है। जैसे मान लीजिए प्रोसेस आपकी अभी कौन सी स्टेट में है? मान लीजिए आपकी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट से कहां लेकर आ रहे हैं हम? रनिंग में। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर अब आपको यहां से, जैसे हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस अब कौन सी स्टेट में है, बताओ कौन से स्टेट में? रनिंग में। और रनिंग से प्रोसेस कौन सी स्टेट में चली जाती है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब प्रोसेस क्या हो गई है? एग्जिट। बताओ एग्जिट होने पर क्या कोई प्रोसेस वापस आएगी क्या? आया नहीं? तो हम कहते हैं प्रोसेस रन होके यहाँ पर क्या हो जाती है? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब आपका हो गया कि सीपीयू बिकम्स, ठीक है, सीपीयू बिकम्स क्या बन गया है? आइडिया। भाई सीपीयू कहता है मैं खाली हो गया, आप नेक्स्ट बुलाओ। तो यहाँ पे आपके जब रनिंग स्टेट से प्रोसेस टर्मिनेशन स्टेट में चली जाती है तो रेडी स्टेट से प्रोसेस कौन से स्टेट में चली जाती है? रनिंग में।
ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कंप्लीट, क्योंकि सीपीयू के पास में एक समय में केवल कितनी प्रोसेस रिसाइड हो सकती है, ए। तो हम कहते हैं सीपीयू बिकम्स आइडियल, और हम कह सकते हैं कि न्यू प्रोसेस असाइन। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सीपीयू आइडियल हो जाता है तो नई प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है। एक सिनेरियो ये है। ठीक है, ये पहला पार्ट। हमें सीपीयू को कभी भी आइडियल नहीं रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रोसेस अभी कौन सी स्टेट में है, रनिंग में है। कौन सी स्टेट में है, ठीक है, रनिंग में है। और रनिंग से प्रोसेस को कौन सी स्टेट में भेज दिया जाता है, रेडी। हो सकता है क्या, क्या रनिंग से प्रोसेस रेडी स्टेट में जा सकती है क्या, हाँ या नहीं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोसेस का क्या हो गया है, टाइम आउट। प्रोसेस का टाइम आउट हो गया, टाइम आउट होते ही मतलब सीपीयू आइडियल हो गया। सीपीयू कहता है फिर से नेक्स्ट बुलाओ, कि सीपीयू को आइडियल नहीं रखना है, कि सीपीयू कहता है कि नेक्स्ट प्रोसेस को बुलाइए। अब मान लीजिए यहाँ पे इसके बाद में हम कहते हैं कि प्रोसेस आपकी रनिंग में थी, और रनिंग से प्रोसेस को आपने कौन सी स्टेट में भेज दिया, वेटिंग में। सीपीयू कहता है कि मेरे पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जिसका ये वेट कर रहा है। तो सीपीयू कहता है मैं कितने देर तक रखूं इसको, इसको कौन सी स्टेट में भेज देता है, वेटिंग में। बोला कि जब भी तुम्हारे पास में वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है तो तुम वेटिंग से कहाँ जाना, पहले रेडी में, और रेडी से फिर कहाँ जाना, ये। अब लेकिन एक सिनेरियो ये है। अब दूसरा जो पार्ट होता है कि आपकी प्रोसेस से फिर से हम कहते हैं कि प्रोसेस किस में है, वेटिंग, और वेटिंग से प्रोसेस वापस कौन से स्टेट में चली जाती है, रेडी। मान लीजिए कोई भी प्रोसेस है और प्रोसेस वेटिंग से रनिंग में है, तो हम कहने की मान लीजिए कोई भी लो प्रायोरिटी की प्रोसेस थी, और उस प्रायोरिटी की प्रोसेस को आवश्यकता के अनुसार रिसोर्स अवेलेबल हो गया। तो जैसे ही रिसोर्स अवेलेबल हो गया तो रेडी स्टेट में चलेगी, और रेडी स्टेट से वापस यहां पर लाने की जरूरत होगी। और या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस आपकी कौन से स्टेट में, न्यू, और न्यू से प्रोसेस कौन से स्टेट में आ गई है, रेडी। इन सभी केसेस में हम कहते हैं कि सीपीयू शेड्यूलर की जरूरत पड़ेगी, कि हम कहते हैं कि सीपीयू के पास में प्रोसेसर, आपकी सीपीयू के पास प्रोसेस इन सभी कंडीशन में आएगी। तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है, हम कहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये जो भी आपका, भाई हम कहते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग है, इसका कोई तो गोल होगा, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई उद्देश्य होगा इसका। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि जो सीपीयू है उस सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, ठीक है, हम कहते हैं कि एफिशिएंट मैनर में क्या किया जा सके, ये। तो हम कहते हैं कि कहा जाता है कि मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज द, ठीक है, मैक्सिमाइज द एफिशिएंट, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड इंक्रीज, क्या बढ़ाना, अगर सीपीयू ज्यादा काम करेगा तो थ्रूपुट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। भाई अगर सीपीयू खाली रहेगा तो काम भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कहते हैं सीपीयू को एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करना। इसके अलावा हम कहते हैं कि मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज किसको करना, मिनिमाइज एवरेज, किसको, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, एवरेज आपका कौन सा टाइम, वेटिंग टाइम, ठीक है, आपके एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और हम कह सकते हैं कि एवरेज, ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम को क्या कर देना, कम कर देना। कि अगर हम सही तरह से शेड्यूलिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि प्रोसेस का एवरेज बस टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, वेटिंग टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सब जो क्राइटेरिया है, इन सभी की वजह से हम लोग यहाँ पर आपके सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करते हैं, कि ताकि अगर बात करें हम अपने सिस्टम के में सीपीयू को सही तरह से यूटिलाइज कर सके, और थ्रूपुट हमारा क्या हो, ज्यादा। तो नॉर्मली हमेशा यहां से यही याद रखना है कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी कौन सा शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है।
ठीक है, तो ये नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग शुरू करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है? तो प्रक्रिया है, वो टाइम आउट होने पे होता है ना कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये लिख तो लिया आपने, ठीक है, ये लिख तो लिया रनिंग से रेडी, यही तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। बातें नहीं। खाएंगे समोसे? हम्म। क्या? क्या? बाद में देखूंगा मैं पर्ची क्या है। हम्म। लिखो लिखो लिखो। फिर 1 मिलियन की खुशी में पार्टी दे तो है। अभी अभी यूट्यूब पे 400 के भी होने वाले हैं, आज या कल में तो साथ में ही हो जाएगी। हम्म। क्या? अलग से क्यों नहीं होती है? हम्म। किसको? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को? नहीं नहीं, वहां क्या, वो तो प्रोसेस को लाने का काम कर रहा है। उसका मतलब ही क्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है कि करंट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को सेव करके दूसरी प्रोसेस को लोड करना, वो होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। देखिए, मिड टर्म शेड्यूलर स्वैप आउट प्रोसेस को निकालने का और लाने का काम करता है बस, और कोई काम नहीं करता शेड्यूलिंग। देखो नेक्स्ट देखो, जल्दी लिखो तो तुम क्या बातें कर रहे हो। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। हम्म। अरे हो गया नोट। चलिए देखो समझो। देखिए, अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखिए, आपने ये तो बता दिया कि भाई यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो कौन सी एल्गोरिथम पे काम करेगा, कौन सी एल्गोरिथम के आधार पर प्रोसेस यहाँ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अलग अलग तरह की एल्गोरिथम होती है, जिसमें सबसे पहली एल्गोरिथम काम में ली जाती है एफसीएफएस।
ठीक है, FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये सबसे पहले आपकी एल्गोरिथम है। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो फर्स्ट एल्गोरिथम आपकी होती है वो FCFS के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखना कि ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे साधारण प्रकार की एल्गोरिथम जो होती है वो आपकी कौन सी है। ठीक है, FCFS के नाम से जानी जाती है। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, देखो। ठीक है, इस वाले हर एक एल्गोरिथम में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया। ठीक है, इस एल्गोरिथम का क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहां पर ये एल्गोरिथम कार्य करती है वो किस पे काम करती है, अराइवल टाइम पर काम करती है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मोड। ठीक है, मोड जो है NP नॉन प्रिम्पशन। ठीक है, यहाँ पर जो मोड होता है वो आपका कौन सा मोड होता है, नॉन प्रिम्पशन। मतलब कोई प्रोसेस शुरू हो गई तो वो प्रोसेस खुद को कंप्लीट करेगी। ठीक है, उसके कंप्लीट होने के बाद ही किसी दूसरी प्रोसेस का क्या आएगा, नंबर आएगा। ये दोनों पॉइंट हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हर एल्गोरिथम में ये सभी पॉइंट्स आपके होते हैं जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम में डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन देकर आप लोगों से दो चीजें पूछी जाएगी, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करिए, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है और उसमें आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस दी गई है कोई। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में आपको दो चीजें मेंशन होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके जैसे हमने कहा कि कोई भी एक सिस्टम है। ठीक है, और उसमें जो भी आपकी प्रोसेस आपकी दी गई है प्रोसेस, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी P1 प्रोसेस है। ठीक है, आपकी टोटल 5 प्रोसेस दे दी गई है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है और P5 है। ये हम कहते हैं कि प्रोसेस बोल देते हैं या कभी कभी PID प्रोसेस ID दे दी जाती है। क्या आपको कहा कि टोटल आपकी 5 प्रोसेस है और इन प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका क्या है, 4 है। ये इन सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम है। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का क्या है, बस टाइम है। ठीक है, बस टाइम दिया गया 4 3 1 आपका 2 5, ये आपका दिया गया है। अब आपसे यहां से पूछा गया है कि कैलकुलेट करिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज आपका कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम। ठीक है, हमेशा इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, एवरेज T80 एंड ठीक है एवरेज WT। बहुत रेयरली होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है वो आपका कंप्लीटेशन टाइम, क्योंकि कंप्लीटेशन टाइम तो बहुत सरल होता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर को आप लोगों को समझना है, पहले लिखने से पहले समझना है, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको इस तरीके से हर आपके एल्गोरिथम में कोई ना कोई पॉइंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, समझो किस तरीके से आपको करना है। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर लिखना नहीं है किसी को भी। ठीक है, यहाँ पे देखो समझो, इन सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस के लिए एक चार्ट यूज होता है जिसे हम कहते हैं गैंट चार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोसेस का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए जिस चार्ट का यूज किया जाता है वो कौन सा चार्ट है, गैंट चार्ट। अब देखो समझो, कोई भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहां से शुरू होती है, 0 से। हमेशा याद रखना, अराइवल टाइम हमेशा 0 से होता है, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या मत हो। ठीक है, अब 0 पे देखेंगे हम, क्राइटेरिया कौन सा है, अराइवल टाइम। मतलब जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले रेडी स्टेट से कहां जाएगी, CPU के पास रनिंग स्टेट में।
अब देखो सबसे पहले जीरो पे देखें तो जीरो पे केवल कौन सी प्रोसेस है, P1। अब क्राइटेरिया प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब P1 ने अगर स्टार्ट कर दिया तो P1 अपना कंप्लीट करेगा, कितने पे कंप्लीट होगा, 4 पे। मतलब P1 जब तक चलेगा तब तक कोई और प्रोसेस नहीं आएगी, क्योंकि क्राइटेरिया कैसा है, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब देखो 4 तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई भाई, अगर एक ही प्रोसेस होती है तो क्या शेड्यूलिंग की जरूरत होगी क्या, नहीं। लेकिन अब 4 तक अगर हम देखें तो P2 भी आ गई, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया और P5 भी आ गया। ये 4 तक चारों प्रोसेस आ गए और सब सीपीयू के पास में जाना चाहती है। लेकिन सीपीयू कहता है कि चारों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते, केवल कितनी प्रोसेस जाएगी, एक। मतलब कौन जाएगा, जिसका अराइवल टाइम सबसे पहले है। तो सबसे पहले अराइवल टाइम कौन है, किसका है, P2। P2 ने अपना कंप्लीटेशन किया और कंप्लीटेशन 4 और 3 कितने पे हो गया, 7 पे। ऐसे फिर अगली प्रोसेस कौन आ गई, P3। P3 ने फिर अपना कंप्लीटेशन किया और कितना पे हो गया, 1 पे हो गया, तो कितने पे, 8। फिर अगली प्रोसेस कौन सी आ गई, कौन सी आ गई, P4। P4 कितने पे कंप्लीट हो गई, 10 पे। फिर कौन सी प्रोसेस आएगी, P5। P5 का मतलब 15 पे, P5 15 पे कंप्लीट हो गई। अगर ये चार्ट आपने सही बना दिया तो 60 to 70% काम हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कौन सा समय, कंप्लीटेशन टाइम। ठीक है, तो कंप्लीटेशन टाइम कैलकुलेट करने की जब बात कर, P1 का बताओ कितना है, 4। P2 का 7। P3 का, P4 का, P5 का, ये आपने कंप्लीटेशन टाइम निकाल दिया। तो ये जैसे ही कंप्लीटेशन टाइम कैलकुलेट किया, आप इजीली कौन सा समय निकाल सकते हो, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम करने निकालने के लिए सीटी को माइनस करना है किससे, 80 से। 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4। 7 माइनस 1 6। 8 माइनस 2 6। 10 माइनस 3 7। 15 माइनस 4 11। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कौन सा समय, टी माइनस कौन सा, बीटी। 4 माइनस 4 6 माइनस 3 3। 6 माइनस 1 5। 7 माइनस 2 कितना, 5। 11 माइनस 5 कितना, 6। अब आपको कैलकुलेट करना है कौन सा, एवरेज। एवरेज का मतलब इनका जोड़ करो और भाग दे दो 5 से। 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 6 22 और 1 23 और 1 24 और 10 34। ठीक है, 34 को भाग देना है कितने से, 5 से। 5 6 पंजो 30.6.8। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 6 और 5 11 और 5 16 और 3 19। 19 बट्टे 5, 5 दिया 15.3.8। तो कैलकुलेट करना था टर्न अराउंड, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू 6.8, एवरेज वेटिंग टाइम 3.8। बस यही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो। और बहुत रेयरली संभावना होती है जब प्रोसेस का कंप्लीटेशन टाइम, वो यहाँ नहीं आता, वो एसआरटीएफ में आता है, राउंड रॉबिन में आता है। बोल देते हैं P4 का कंप्लीटेशन टाइम क्या होगा। देखिए अराइवल टाइम जरूरी नहीं है क्रम में हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है, P1 लेट आए P2 लेट आए, ऐसा भी हो सकता है। पहले अभी इसको लिखो फिर और क्वेश्चन से समझते हैं। ध्यान रखना हमेशा गैंट चार्ट किससे शुरू होगा, 0 से।
भर्ती परीक्षा कैलेंडर में प्रस्तावित पदों के दृष्टिगत विभागीय प्रस्ताव के क्रम के अनुसार 9,582 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति प्रदान की जाती है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 1415 पदों पे भर्ती के पद दिए गए हैं। मतलब वही आया ना, 2214 प्लस 1400 3600, वही हो गया ना 1400 पदा। यहाँ पे 1700 के करीब गई हुई थी फाइल मैंने, और मैंने कहा था कि 1400 से ज्यादा पद मिलेंगे नहीं। अभी 1400 में ज्यादातर वही है, जनरल ओबीसी है ज्यादातर। जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग देख लो तुम, तुम्हारा जो है वो 2000 तो अलग है। पूरी बैकलॉग नहीं है उसमें, पूरी बैकलॉग नहीं है भाई। 214 तो संस्कृत डिपार्टमेंट की है। अरे क्या करोगे नोटिफिकेशन का, जल्दीबाजी करोगे क्या मतलब है। व्याख्याता के 730 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 4037, अध्यापक ग्रेड के 2000, पीटीआई के 900। मैं बता रहा हूं तुम्हें, भविष्य में अगर प्लान बी लेके चलना है तो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके रखो। लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके रखो। लाइब्रेरियन की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी 5-6 हजार पदों की। उसमें जीके तो तुम पढ़ ही रहे हो, बस उसमें लाइब्रेरियन की एक यूनिट है, वो रट्टा मार लेना कोई भी किताब लेके। अरे पार्क में बैठा हो, गले में हाथ डाल के बैठा है, इतना इतना प्यार दिखा रहे हो तुम क्लास में है। हम्म, 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 जल्दी लिखो लिखो। अरे नोटिफिकेशंस आ जाएगा, क्या करोगे तुम नोटिफिकेशन। अब मान लो नोटिफिके सरकार कहते हैं कि नोटिफिकेशन निकालो और एग्जाम तुम जून में कराओ, तब क्या करोगे। होता है एग्जाम। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2020, एग्जाम का नोटिफिकेशन था अक्टूबर में, एग्जाम जुलाई में हो गई, पहले ही करवा ली उन्होंने। पिछली बार सीटी देख लो ना, सीटी का एग्जाम जो 10+2 का फरवरी एंड में था, फरवरी फर्स्ट वीक में करवा लिया उन्होंने। तो यहाँ पे सरकार अभी जुलाई तक, सरकार के पास में केवल और केवल जुलाई तक की प्रोसेसिंग चल रही है अभी फाइलें। और जुलाई में जो बड़ा एग्जाम है इनका कौन सा है, एलडीसी। और कोई भरोसा नहीं है कि जिस तरीके से आलोक राज साहब के हाथ बांध दिए गए हैं। हाँ, ये कहने को कह रहे हैं कि भाई माथा दुखता है इसलिए मैं इंस्टाग्राम और ये नहीं चलाता, ट्विटर। इतने दिन तो माथा नहीं दुख रहा था उसका, है। तो ये तो कहने की बातें ही, ऊपर से आदेश आते हैं सब कि ठीक है, ऊपर से आदेश आते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, बस ठीक है। ये तो इन्होंने क्या है कि ऊपर इनको आदेश दे दिए गए हैं कि भाई आप ट्विटर पे ज्यादा वो नहीं रहोगे। तो ये तो कहने की बात है और कुछ नहीं है। हम्म। हो गए नोट। जल्दी गिरो, क्या डब्बे बनाते रहते तुम। हम्म। अब तुम दे अभी तुम नोटिफिकेशन आ जाए एकदम से माता आएगी कईयों में। मतलब सर मेरा ना 2 साल पहले एडमिशन था, मेरा ना ये टॉपिक रह गया, मैं वापस आ जाऊं क्या। ठीक है, ये सब होता ही है कई। कम से कम भी, कम से कम भी, मतलब उन्होंने कि ऑफलाइन बैच के कम से कम भी 150 से 200 ऐसे कार्ड हैं जो फीस जमा कराने के बाद में कार्ड लेने नहीं आए। तो कार्ड लेने नहीं आए मतलब कोचिंग करने ही नहीं आते वो। मुश्किल से 10 दिन 12 दिन आए। ऑनलाइन तो कहाँ से होंगे, जब कार्ड मिलता है तभी ऑनलाइन चालू होता है। कुछ नहीं है। ऑफलाइन में देख लो ना, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में 728 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। 500 से ज्यादा कभी टेस्ट देने नहीं आते। ठीक है, लगभग 450 टेस्ट देने आते हैं, जिसमें से 50-60 अपनी ओमार साथ ले जाते हैं। सच है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भाई प्रिंटिंग तो हम करवाते हैं, हम ओमार गिन के देते हैं, तो हमें पता है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता।
देखिए हर एग्जाम की कहानी यही है कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। अभी आप देख लो ना कि तुम्हें लगता है कि क्या नाम है, अभी पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियसनेस है। अनुप्रति योजना में सरकार फ्री में कोचिंग करवा रही है। ठीक है, मेरे पास में 750 सीटें थी, जिसमें से एडमिशन केवल 50 जने लेने आए, 700 जने आए ही नहीं। जब सरकार फ्री में कोचिंग करा रही है तो कोई कोचिंग नहीं कर रहा। ठीक है, और अब हम अगर कोर्स बेचने आएंगे तो तुम लूट रहे हो। ये फोकट में करवा रहे हैं तो भी नहीं कर रहा कोई। इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन कभी फ्री में हो ही नहीं सकती। ठीक है, स्पेशली हम कहते हैं एजुकेशन, जब तक देखो, जब तक पैसे नहीं लगेंगे ना, ठीक है, जब तक पैसे नहीं लगेंगे ना तुम्हारे, तब तक तुम उसको सीरियस नहीं लोगे। अब तुम देख लो, अब तुम एक से समझो, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर एक मूवी देखो यूट्यूब पे, 10 मिनट 15 मिनट में फोन आ जाएगा, उठ के चले जाओगे। ठीक है, नींद आ रही है तो सो जाओगे। वही 600 रुपए की धुरंधर की टिकट लेकर थिएटर में जाओ, 10 मिनट बाद में फोन आ जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, वो 600 रुपए की दिए हुए फिल्म पूरी देख के आओगे 4 घंटे के। तो कहते बाद में आ जाऊंगा भाई, बाद में आ जाऊंगा, नींद आ रही होगी तो भी ठीक है, मुंह धो आऊंगा लेकिन आके वापस बैठ जाऊंगा। ये रियलिटी है कि आप प्रायोरिटी पे पढ़ाई को दीजिए अभी के समय पे। हर चीज की एक प्रायोरिटी होती है। अभी आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक का एग्जाम होना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, आपके पास में फिर से आपके इसी तरीके से कोई प्रोसेस आपकी दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी प्रोसेस आईडी दे दी गई है, अराइवल टाइम दे दिया गया, सबको अपने आप से करना है ये क्वेश्चन। मैं नोटबुक चेक करूंगा, ध्यान रखना सबकी। ठीक है, जिस पेन से तुम लिख रहे हो ना उसी से काट दूंगा मैं, उसमें गलत किया तो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो प्रोसेस दी गई है, 6 प्रोसेस दी गई है, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, P4 प्रोसेस, P5 प्रोसेस और P6। ठीक है, इन प्रोसेस का जो अराइवल टाइम दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया, 6 2 3। क्योंकि मैंने अभी कहा कि जरूरी नहीं होता है कि प्रोसेस का सीक्वेंस होगा, उसी सीक्वेंस में कोई प्रोसेस होगी, 1 4 5। तो ये इसी तरह से आपको इनका बस टाइम दिया गया है। ठीक है, 4 5 3 2 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे, या फिर 1 2 6 कर लो अभी, 1 2 6। चलिए कैलकुलेट करिए, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। बातें नहीं, बातें नहीं। ये जीरो जीरो पे कौन आया बताओ? तो फिर कोई नहीं, तो P4 कैसे आया? गैंट चार्ट गलत बनाया मतलब गलत। जीरो पे कौन आया? कोई नहीं आया, तो ये P4 कैसे आया यहाँ? जब कोई नहीं आया तो
कोई नहीं है, सब ने गलत किया है, सब ने गलत किया है। वो गए चार्ट, गए चार्ट, बिना चार्ट के कैसे बना दिया ये? हाँ, ये क्या किया? हम्म। P4 कब आएगा? कितना, 0 पे आएगा या 1 पे आएगा? अरे ये 0 पे क्या आया, खाली गलत कर दिया। अरे ऐसा एक चीज बताओ, ऐसे आप बताओ, माइनस में आ रहा है। पा- एक चीज बताओ तुम, ऐसा समझो, ठीक है, क्लास, ऐसा समझो तुम सिंपल तरीके से, ठीक है, कोचिंग सुबह 7 बजे खुलती है, तो हमारी क्लास 8 बजे से लगती है, तो 7 से 8 के समय पे इस क्लास में क्या होगा? कोई होगा क्या? खाली। तो जैसे 0 से 1 से 0 से लेकर 1 तक कोई आया क्या? तो खाली छोड़ो उसको, एक पर आएगा ना P4, 0 पे थोड़ी आएगा, 1 पे आएगा। हाँ करो करो करो। अरे बिना अराइवल टाइम के तुम डब्बे कैसे बना देते हो? हाँ? माइनस में कैसे आया? हाँ? P4 कितने पे कंप्लीट हुआ? 1 पे तो होगा ही नहीं ना, इसलिए गलत है। 0 पे देखो, ऐसा देखो, 0 पे देखो कौन है इसमें, कोई नहीं है ना। तो कोई नहीं है तो ऐसे होता है कि जब भी कोई नहीं होता है तो खाली होता है। अब 1 पे देखो, 1 पे कौन आएगा? इधर इसमें से देखो, 1 पे कौन आएगा? P4। अब P4 यहाँ आएगा, तो जब P4 1 पे आया तो कितना बस टाइम है? 1। तो कितना हो गया ये? 2। अब 1 2 तक देखो कौन आया, 2 तक कौन आया? ये आ गया। फिर कौन आ गया? P2। ठीक है, 2 और 5 7। अब नहीं आएगा, सही करो। आगे क्या आंसर? और तेरा भी नहीं आया क्या? कहाँ है, दिखा। हम्म। देखो समझो, देखो, देखो एक चीज समझे, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था बस, और कुछ नहीं है। ऐसा समझो कि भाई आप इस तरीके से देखिए, सबसे पहले यहां पर आपका क्या होता है? 0। अब एक चीज देखो, यहां से अराइवल टाइम में देखो, 0 कहाँ, 0 पे कौन आया? कोई आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पे हम कहते हैं 0 पे कोई नहीं आया। बोले कि सबसे पहले जो आया वो कितने पे आया? 1 पे। तो 0 से लेकर यहाँ कोई नहीं आया उस समय, ठीक है, उस समय प्रोसेसर आपका क्या है? आइडिया। सीपीयू कहता है खाली बैठा हूं, कोई आया ही नहीं। भाई आप ऐसा समझो, ठेले वाले ने, गोलगप्पे के ठेले वाले ने 4 बजे लगा दिया ठेला। अब पहला ग्राहक 5 बजे आया, तो 4 से 5 बजे तक कितने जनों को खिलाया उसने? बस। और मसाला बना रहा था बेचारा बैठ गया, कोई काम ही नहीं था, वो बेचारे कोई आया ही नहीं उसके पास। अब जैसी P1 की बात करें, 1 पे आया तो फिर देखा 1 पे कौन आया, 1 पे कौन आया? कौन आया? P4। P4 आ गया और कितना कंप्लीट करेगा? ए। कितने पे हो गया? 2। अब 2 पे, अब 2 तक देखो, 2 तक कौन आ गया? P2। कौन आ गया? P2। ठीक है, तो फिर P2 आ गया, और P2 को कितना चाहिए? 7। ठीक है, ये P2 हो गया। अब 7 तक देखें तो P1 भी आ गया, P3 भी आ गया, P5 भी आ गया, और P6 भी। अब 7 तक अगर आप देखोगे, 2 के बाद में, ठीक है, आप कहते हैं कि साहब 2 के बाद में हम कहते हैं कि P1 भी आ गया, P3 भी आ गया,
P5 भी आ गया, और कौन आ गया, P6, चारों आ गए। चारों कहते सीपीयू के पास हम जाएंगे। तो सीपीयू शेड्यूलर कहता सब नहीं जा सकते, बोले एक ही जाएगा। बोले कौन जाएगा, जो पहले आया। पहले कौन आया बताओ इनमें से, कौन सा आया, P3 आएगा। तो पहले कौन आएगा, P3। P3 कितने पे कंप्लीट हो गया, 10 पे। अब बोले कि P3 तो हो गया, अब बताओ तीन बचे, P1 P5 P6 में से कौन आया, P5। बोले P5 को भेजो। P5 गया, कितने पे कंप्लीट हुआ, 12 पे। बोले P5 का भी नंबर आ गया। अब आपके P1 और P6 में से कौन है पहले, P6 जाएगा। ठीक है, 12 और 6 कितना हो गए, 18। अब कौन बच गया, P1। P1 कितने पे हो गया, 22 पे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बस इसमें क्या है। अब देखो समझो, अब तो बॉस, अब तो कंप्लीटेशन टाइम बताओ। P1 का कंप्लीटेशन टाइम 22, P2 का 7, P3 का 10, P4 का, ठीक है, P1 का, P5 का 12, P6 का 18। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट, CT माइनस 8A, 22 माइनस 6 16, 7 माइनस 2 5, 10 माइनस 3 7, 2 माइनस 1 12 माइनस 2 8। ठीक है, 18 माइनस 5 3 13, 13 एक 14, 22 22 और 7 29 और 5 34 और 6 40 और 10 50, 50 बट्टे 6, 8 6 48, 8 अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम को माइनस करो किससे, बेटी से, क्या निकल जाएगा, बेटे। ठीक है, 16 माइनस 4 12, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 3 4। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 2 6, 13 माइनस 6 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19 और 10 29, 29 बट्टे 6, 6 चौक 24, 4.83, यही आया। अरे यही आया क्या, देखो यहां पर इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आया नहीं उसे कैसे शेड्यूल कर दोगे आप। भाई उस शेड्यूलिंग उसी प्रोसेस की संभव है जो आएगा। भाई हम कहते हैं भाई आपके यहाँ पर ये थोड़ी है कि रेडी स्टेट में आए। भाई यहाँ पे अराइवल टाइम का मतलब क्या था, अरे अराइवल टाइम का मतलब क्या है, प्रोसेस कौन सी स्टेट में आया, रेडी स्टेट। अब जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है ही नहीं तो सीपीयू क्या किसी प्रोसेस की शेड्यूलिंग करेगा, क्या नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है 2 तक भी आइडियल हो सकता है 7 तक भी आइडियल हो, और कई बार हो सकता है बीच में भी आइडियल आ जाए। हो सकता है 7 से 10 के बीच में कोई प्रोसेस ही नहीं है, अगली प्रोसेस 11वें पे आ रही है। तो 11वें पे आ रही है तो 7 से 10 तक सीपीयू क्या रहेगा, आइडियल। जैसे होता है ना कि भाई सुबह 7 से लेकर 1 तक बैच चला, अगला बैच 3 बजे है, तो 1 से 3 के बीच में क्लास क्या है, आइडियल। आइडियल मतलब मैं खाली, भाई उस समय मेरी क्लास नहीं है, मतलब मैं अब किसी को प्रोसेस नहीं कर रहा, क्लास खाली है। ठीक है, ये लिखो जल्दी से, फिर एक और कंसेप्ट समझते हैं। अरे बता रहा हूँ, सब आता है मेरे को, बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टेप बाय, तभी तो मैं कह रहा हूं एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, वेट करो धीरे धीरे। किसकी, यूनिट बोलते हैं इसको, 5 यूनिट 6 यूनिट बस, वैसे कोई यूनिट नहीं होती। जल्दी लिखो जल्दी, पहले लिखो फिर बताओ।
देखो यहाँ पे समझो जिसको नहीं है, देखो यहाँ पे हमेशा ये चेक करना है। देखो हम कौन से एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, एफसीएफएस। एफसीएफएस का क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। तो यहाँ पे देखो समझो, ऐसे एग्जांपल समझो कि कोई भी प्रोसेस आपकी कौन से स्टेट में है, रेडी, और रेडी से प्रोसेस को कौन से स्टेट में लाना है, रनिंग। अब बताओ, अब ऐसे समझो सीपीयू वेट कर रहा है कि कोई प्रोसेस मेरे पास आए, लेकिन रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस है ही नहीं। आपने कंप्यूटर चालू कर दिया और कंप्यूटर चालू करने के बाद आपके सीपीयू के पास में, ठीक है, रनिंग रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस खाली है ही नहीं, रैम खाली है। तो रैम खाली है तो रैम के पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो रनिंग में कितनी प्रोसेस होगी, एक भी नहीं है। सीपीयू कहता है कोई काम धंधा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि लेकिन कुछ समय के बाद में एक प्रोसेस आती है जिसका नाम कौन सा है, P1। लेकिन P1 कहता है, P1 का अराइवल टाइम क्या है, 2। तो सीपीयू कहता है कि भाई चालू तो तुमने मुझे 0 पे किया, ठीक है, 0 पे आपका सीपीयू तो यहीं एक्टिवेट हो गया 0 पे, लेकिन 0 से लेकर 2 तक सीपीयू कहता है कि भाई मैं तो खाली बैठा था, कोई आया ही नहीं। तो जैसे ही 2 पे आया तो सीपीयू शेड्यूलर कहता है कि भाई तुम चले जाओ कहां पे, रनिंग पे। तो 2 पे कौन सी प्रोसेस आएगी फिर, P1। ठीक है, जब कोई हम कहते हैं ना कि जब है ही नहीं तो सीपीयू आइडियल रहेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्यों करनी है, क्यों करनी है, ताकि मैक्सिमाइज यहाँ पे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू का यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि सीपीयू को प्रोसेस जल्दी जल्दी मिल सके। अगर प्रोसेस नहीं मिलेगी तो थ्रूपुट है, ठीक है, थ्रूपुट कम होगा या ज्यादा होगा, अरे थ्रूपुट ज्यादा होगा या कम होगा, कम हो जाएगा। मैं जैसे और सिंपल एग्जांपल से समझो कि भाई यहाँ पे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर कहीं किसी जगह पर जीमंड में बुलाया गया, बोले कि 8 बजे जीमंड चालू होगा, ठीक है, आपको बुलाया गया 8 बजे और आप 8 बजे पहुंचे, 8 बजे जीमंड चालू होगा, लेकिन ठीक है 8 से लेकर 9 के बीच में कोई नहीं आया, ठीक है। तो 1 घंटे अगर बात करें, वो जितने भी लोग बाग थे, कैटरिंग वेटरिंग वाले, वो काम कर रहे थे या फिर खाली बैठे थे, खाली, क्योंकि काम तो 9 बजे शुरू होगा फिर उनका। सेम कहानी है कि जब कोई प्रोसेस नहीं है, आप कह रहे हैं कि वेन एवर देर इज नो प्रोसेस, ठीक है, सीपीयू बिकम्स आइडियल। हम कहते हैं कि या तो देखो रनिंग से प्रोसेस कहां चली गई, टर्मिनेट, टर्मिनेट हो गई, चली गई, तो सीपीयू क्या रह गया, आइडियल, आइडियल हुआ तो नेक्स्ट लाओ। लेकिन जब आपने कंप्यूटर चालू किया है तब सीपीयू के पास कुछ नहीं है, सीपीयू कहता है भेजो, लेकिन किसको भेजो, कोई है ही नहीं। तो जब जितनी देर नहीं है उतनी देर सीपीयू कैसा रहेगा, आइडियल रहेगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहां पर फिर से एक और भाग की बात करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस आर अवेलेबल, ठीक है, आपकी प्रोसेस की कहानी अब हम फिर से लेते हैं। टोटल 6 प्रोसेस हमारे पास में, पीआईडी, अराइवल टाइम, और हमारा कौन सा टाइम, बस टाइम, ठीक है। हमारे पास में टोटल 6 प्रोसेस है, कोई किसी को नहीं बताएगा, सब अपना अपना करेंगे, P3, P4, P5 और P6, ठीक है। अब यहां पे इन प्रोसेस का अराइवल टाइम, ठीक है, 2 3 0 0 1 4, ठीक है। यहां पर ये उन प्रोसेस का क्या दे दिया गया, अराइवल टाइम, ठीक है, आपका 4 3 2 1 2 6, ठीक है। यहां पर ये आपका उनका बस टाइम दे दिया गया है। अब इसमें देखो एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। अब यहां पर आपका बताओ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है, कौन सी है, एफसीएफएस। क्राइटेरिया कौन सा है, कौन सा क्राइटेरिया, अराइवल टाइम। तो याद रखना कि याद रखना इसमें अगर आप देखो तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब 2 प्रोसेस, ठीक है, जब 2 प्रोसेस का अराइवल टाइम मैच हो जाता है,
अराइवल टाइम में मैच हो जाता है तो आईडी लोअर प्रोसेस आईडी वाली प्रोसेस को पहले पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसका मतलब आप समझो, एक एग्जांपल से समझो। पहले यहां पे दो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, कौन कौन सी प्रोसेस? P3 और P4। हमें कहते हैं कि साहब दो प्रोसेस है और दो प्रोसेस की बात करें, इन दोनों का अराइवल टाइम क्या है? सेम। ठीक है, एक साथ में दो प्रोसेस आ गई। ठीक है, P3 भी आ गए और P4 भी। लेकिन हमने कहा कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उस प्रोसेस की एक आईडी जनरेट होती है, जिसे कौन सी आईडी कहते हैं? प्रोसेस आईडी। और प्रोसेस आईडी हर प्रोसेस की यूनिक होती है। कि हम कहते हैं हर प्रोसेस की जो प्रोसेस आईडी होती है वो कैसी होती है? यूनिक होती है। यूनिक मतलब अलग, विशिष्ट होती है। तो यहाँ पे जब भी दो प्रोसेस का अराइवल टाइम में मैच हो जाता है, जैसे इन दोनों का अराइवल टाइम क्या है? 0 0, तो इन दोनों में से वो प्रोसेस जाएगी जिसकी आईडी क्या है? लो है। मतलब P3 और P4 में से लो आईडी किसकी है? P3। भाई P3 क्या है? कम है। तो हमेशा याद, P3 के नाम से पता चल रहा है कि ये पहले आई है और P4 क्या आई है? बाद में। भाई आपकी सीक्वेंसिंग की जब भी बात करें तो आईडी हमेशा किसके इंक्रीमेंट में बनती है? आपने देखा इंक्रीमेंट, हमेशा जो आईडी क्रिएट होगी वो नेक्स्ट आईडी। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो रोल नंबर अभी 1021 चल रहा है, तो अगला रोल नंबर 1022 आएगा। ठीक है, हमेशा वो आपका इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट कभी नहीं होता। तो इसमें बस यही लॉजिक है कि अगर दो प्रोसेस सेम टाइम पर आ जाती है तो पहले उस प्रोसेस को शेड्यूल करना है जिसकी आईडी क्या है? लो है। अब कर लो जल्दी से, उत्तर बताओ। वही डांस थोड़ी करोगे, करना है क्या है? एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करके बता दो बस। यार ट्रम्प अंकल ने कुछ बोला है क्या वापस से? कि ट्रम्प ने जरूर आज कोई फिर स्टेटमेंट दे दिया होगा। हम्म। क्या आ गया? हम्म। 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 ये देगा। बोलो 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 आप। हेलो हेलो हेलो।
हेलो। हाँ भाई, कैसे सब बढ़िया है क्या? एकदम बढ़िया। सभी को ध्यान देना, पीछे वाले बंदे जो नीचे देख रहे हैं ऊपर देखिए, है ना? तो और ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी सामने देखना है, सुनना है ध्यान से, है ना? आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ भिजवाया जाएगा यहाँ से, तो सुनना है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पाठशाला क्लासेज राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाली है, कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर अच्छे शिखर पर है। और जहां कोचिंग हब की अगर बात करें, कोचिंग इंडस्ट्री की अपन बात करें, तो सबसे पहले नंबर पाठशाला क्लासेज का आता है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है ना? अभी अभी संजय बेटा, पैसे निकलवा लूंगा मैं ना। सुनना है, सुनिएगा एक बार। सुन, अरे सुन लो यार प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ पहले मेरी सुन लीजिए आप लोग, फिर आपसे बात करेंगे, है ना? तो अभी आपको पता है पाठशाला क्लासेज के जो एप्लीकेशन है उसमें 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक, है ना? मतलब 1 मिलियन आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। और ये संख्या ऐसे ही पार नहीं कर सकते हैं, ये संख्या ऐसे पार की है कि दिन रात मेहनत की है, दिन रात क्लासेज ली हैं, नई नई प्लानिंग लेकर के आए, नए नए नवाचार हमने किए, जब जा करके और ये 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर है, अपने फॉलोवर हैं, वो अपने हुए हैं, ठीक है ना? डाउनलोड हमारे एप्लीकेशन के हुए हैं। आपको ये भी पता होगा, अभी पाठशाला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर 4 लाख होने वाले हैं, जहां इंस्टाग्राम टेलीग्राम बहुत अच्छे अपग्रेड हो रहे हैं। और राजस्थान के आप लोग खैर कंप्यूटर के हो तो आपको बाकी जो कंपटीशन है उसकी कम नॉलेज होगी, बाकी लोग कुछ लोगों को होगी। राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं अगर अदर कंपटीशन की अपन बात करें, कंप्यूटर के क्षेत्र की तो सर्वोत्तम है ही है, उसमें तो नो डाउट है। आप लोगों को पता है कि सर के मार्गदर्शन के अंदर जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं वो हर क्षेत्र के अंदर आज लगे हुए हैं, और आपका नंबर वही आने वाला है। तो आपके लिए भी हम लोग यही बोलेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट है वो वहां पर लगे हुए हैं, है कि नहीं है? आप लोग इसमें लग जाइएगा। दूसरी एक और बात, जो अदर कंपटीशन है, आप लोगों के पाठशाला क्लासेस आईटी चैनल है, और अपना पाठशाला क्लासेस जयपुर के नाम से जो चैनल है, यूट्यूब चैनल भी 4 लाख का होने वाला है, शायद आज शाम तक, कल सुबह तक वो 4 लाख का अपने हो जाएगा। 4 लाख स्टूडेंट करना भी बहुत बड़ी अभी नहीं, बाकी क्लासों में कल परसों की बोल कर आया हूं, आज की तो आपकी क्लास में बोला है मैंने, है ना? तो 4 लाख, 4 लाख का परिवार हमारा हो जाएगा। और 4 लाख भी देखो बहुत बड़ी बात है, सर ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, इतने समय से आप लोगों के बीच में हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो 1 मिनट 2-3 मिनट का काम है, 1 मिनट और 2-3 मिनट। 1 मिनट में तो चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, बाकी 2-3 मिनट के अंदर और काम करने हैं। आप लोगों को एक काम करना है, ऐसे विद्यार्थी हाथ ऊपर करेंगे, ईमानदारी का परिचय दें। जिस संस्था के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस विद्या के मंदिर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बारे में कभी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं कर रखा है? ईमानदारी से बताएं, किसी कोई फांसी नहीं हो रही है, जुर्माना लग सकता है बस, है ना? तो आप लोगों के लिए देखिए, बार बार नहीं कहूंगा, आप लोगों को क्यूआर दे रखा है, इस क्यूआर को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल अभी तक फॉलो ही नहीं कर रखा है? इंस्टाग्राम नहीं कर रखा, आप एक काम करें, इंस्टाग्राम डाउनलोड करें, पासवर्ड भूल जाए और फॉलो करके छोड़ दें। तो चलाओ ना, बनाओ आईडी, क्यों नहीं चलाना? नहीं, मैंने क्या बोला, आप सुनिए मेरी बात। हेलो, अरे सुनना है, देखो लेट नहीं करनी, आपकी क्लास चल रही है, सर बैठे हैं। आपको एक काम करना है, सुनो सुनो, आपको सुन लो, आपको एक काम करना है, अपनी आईडी बनानी है, आईडी बना करके पासवर्ड उसमें कुछ भी डाल देना और फॉलो कर लेना, और पास लॉग आउट कर देना। पासवर्ड तो वैसे भी याद आने से रहा, तो पासवर्ड याद नहीं तो आप फॉलो करके छोड़ देना उस चीज को, ठीक है ना? तो मजाक वाली बात नहीं है, जो चलाते हैं वो फॉलो कर लीजिए, है ना? अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि सबके फोन के अंदर पाठशाला क्लासेस जयपुर का मोबाइल एप्लीकेशन है कि नहीं है? पक्का है? सच में है? कसम से? आप लोगों को एक काम करना है, सभी मोबाइल निकालो, अपने फोन के अंदर प्लेलिस्ट खोलो, वो प्ले स्टोर खोलो जल्दी से, जल्दी प्लीज। मेरी बात सुनो, हेलो, अरे सुनो यार, मंगवा लेंगे समोसे, जो मैं काम कर रहा हूं उसको काम कर लो पहले प्लीज। प्ले स्टोर खोलिए जल्दी से, और उसमें सर्च करना है आपको पाठशाला क्लासेस जयपुर, जल्दी करना है। प्ले स्टोर खोलिए और उसमें पाठशाला क्लासेस जयपुर सर्च करना है। नीचे जब आएगा आप लोगों को 5 स्टार दिख रहा होगा,
अरे क्लिक करके देखिए, ओपन नहीं करना है, क्लिक करके देखो उस पर नीचे 5 स्टार मतलब स्टार छप रहे होंगे, 5 छप रहे, उस 5 स्टार पर आप लोग क्लिक करिए और जो आप संस्था के बारे में सोचते हैं, क्योंकि विद्या के मंदिर है यार, गलत बोलकर तो करेंगे क्या अपन लोग, है ना, अपन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं और उसके बारे में गलत बोलेंगे। आप अपने मन के अंदर जो भी, आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो जो भी आप लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जल्दी करिए भाई प्लीज। देखो जैसे पाठशाला क्लासेज है, ये 5 स्टार है, इसके अंदर लिखना है और ये पोस्ट कर देना। हाँ आईटी वाले भी कर दो। पाठशाला क्लासेज जयपुर वाला चैनल है ना, जो 1 मिलियन का हुआ है अभी, तो वो वाले चैनल पर 5 स्टार रेटिंग दे करके आपको एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखना है, सर के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, तो बहुत प्यारी चीज लिखनी है ना, आएगा ना। कौन सा है ये आईटी ऐप क्यों डाउनलोड क्यों कर रहे हो आप? नीचे पाठशाला क्लासेस वाला करो, इस पर रेटिंग दो आप। हाँ रेटिंग दे रखी है जल्दी। कहा है तुम लोगों ने, किया नहीं किया, करो जल्दी। पाठ सर मेरी बात सुनो, हेलो, हेलो, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं आप लोगों को, सुन लीजिए 1 मिनट, क्यों टाइम खराब कर रहे, बाकी और दिन आऊंगा किसी दिन में समोसे लेकर के आपकी क्लास में। सुनिएगा, हेलो, अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करना है, मेरी देख लीजिए यहां से, ये आपको सर्च करना है पाठशाला क्लासेज। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे उसमें क्लिक करना है, ओपन पे नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करेंगे यहां, तो जैसे यहां क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 5 स्टार दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपको स्टार दिखेंगे, इस स्टार पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके जो भी आपके मन के अंदर हो संस्था के बारे में, है ना, वो आपको लिखना है। जल्दी कर दीजिए आप लोग इस काम को प्लीज। हैं ज्योग्राफी अधूरी रह गई, तो हो जाएगी ना, लिख दो उसमें ज्योग्राफी अधूरी रह गई, हो जाएगी, अभी लगेगी क्लास तो लगेंगी ना, सारी क्लासेस लग जाएंगी क्या। हम, मेरी खुद की ज्योग्राफी अधूरी है ना, वो जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ाया था ना मैंने आपको। कितने लोगों से, हेलो भैया पीछे वाले, आप जाना है राम, ये पीछे पीछे जाना, एक बार पीछे करवा देना, कितने लोगों से नहीं हुआ है अभी तक? है ये स्कैन कर लेना है, ये वाले सारे सर। सर परिवार में हम भी हैं, समोसे हम भी, हमको भी खाना है। अच्छा सुनना है एक बार, हेलो, आप साइलेंट रहो एक बार, लास्ट लाइन बोल रहा हूं मैं, और इस जानकारी को सुना जीमना करवाएंगे वो सर, आपको बता देंगे अपने आप। अच्छा सुनना, हेलो पीछे, प्रकाश जी रुक जाओ, एक काम हो रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं, चाहे डायरेक्ट बोल रहा हूं, अभी आप लोगों को पता है आपका एग्जाम तो है ही है, कंप्यूटर की क्लासेस तो आपकी चल रही हैं, धीरे धीरे करके जो जीके वाला जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा कितना है, इंपोर्टेंट ये नहीं है, इंपोर्टेंट ये है कि पढ़ने के साथ में आप गुने कितने हो। आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा, आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो कहां से कर लोगे आप लोग, करोगे? आपको यही नहीं पता पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन बनते। मैंने मेरी क्लास के अंदर 2-3 क्वेश्चन बोले थे एक दिन, है ना, आप देख सकते रिजल्ट क्या था उस दिन, है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करने की कहीं ना कहीं जरूरत है, क्वेश्चन को पढ़ करके समझने की जरूरत है। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, नौकरी आपको लगनी है, भर्ती आपकी है, ठीक है ना, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बच्चे, आपका बैच जैसे खत्म हो गया दूसरे बच्चे आएंगे, ठीक है ना,
तो आपको अपने लिए क्या करना है, अपने लिए ये करना है कि पाठशाला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब जो चैनल है, और यूट्यूब चैनल पर डेली आप लोगों के लिए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हर सब्जेक्ट की आपको मैराथन चल रही है। एक एक घंटे की क्लास हो रखी है, मैराथन चल रही है दुनिया भर की। उनका उद्देश्य, उनको पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों को मतलब पढ़ाना शौक है कि भाई दिन रात पुकारो अखंड यहाँ गला इसको पढ़ लो। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों को अच्छा कंटेंट पहुंचा सके। अभी पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोगों से बस इतना कह रहा हूं मैं, जितनी भी क्लासें आप लोगों के हो रही है ना, हेलो, जितनी भी क्लासें आप लोगों के हो रही हैं, उन सारी क्लासेस को अटेंड किया करो आप लोग। जेके वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा आप लोगों को, कंप्यूटर वाली सर आपको कराई देंगे, कोई इशू नहीं है। अरे ठीक है क्या, पक्का ना? तो जितनी भी क्लासेज हो रही हैं वो सारी क्लासेज आप लोग लिया करें, पता चलेगा आप लोगों को किस टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। तो समोसे आप लोगों को मिल जाएंगे, टेंशन मत करना आप लोग, बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी आप लोगों को, है ना? चलेगा, ठीक है ना? तो इसके बाद मिलते हैं अपन कल। हाँ, इसके बाद बहुत जल्दी मिलते हैं ना। चलिएगा भाई, आऊंगा यार, बहुत जल्दी आऊंगा।